हमारे चैनल कामनी वाजपेयी की कहानियां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कसमकस जिंदगी की कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। आदि को उसके ट्यूटर पढ़ा रहे थे। मैंने देखा आदि को होमवर्क देकर वह स्वयं पेपर पर कोई स्केचिंग कर रहे थे। एक लड़की का सुंदर अक्स बड़ी तन्मयता से उकेरा जा रहा था। मुझे लगा जैसे सर के कागज पर मैं स्वयं उतर आई हूं। बड़ी बड़ी आंखें और उन्हें ढकती धनुषाकार भौहें सजीव सी लग रही थीं। कुछ पलों के लिए ठहर सी गई थी मैं। फिर सर की ओर देखा तो लगा जैसे चोरी पकड़ी गई हो। 29-30 साल का वह एक सुंदर सुगठित शरीर का मालिक था। मैंने उस दिन पहली बार उसे इतने ध्यान से देखा था। मैं अविनाश हूं, एक फर्म में इंजीनियर हूं, पार्ट टाइम में ट्यूशन लेता हूं। उसी ने नजरें चुराते हुए अपना परिचय दिया। मैं वहां ठहर न पाई, तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल आई। प्यार की भाषा आंखें समझ ही जाती हैं, भले ही लबों से कुछ बयां ना किया जाए। जाने कौन सी मूक तरंगे उठती हैं कि बिना कुछ बोले ही दिल से दिल तक स्वतः ही पहुंच जाती हैं, और फिर अपना सब कुछ कब पराया हो जाता है पता ही नहीं चलता। फिर तो उस दिन के बाद अविनाश के ख्याल मेरे मन में अपनी एक खास जगह बनाते चले गए। मैं चाहते हुए भी उसके ख्यालों से अपने मन को आजाद नहीं कर पाई। अविनाश की भी मेरे प्रति चाहत मुझसे छुपी नहीं थी। मेरे मन में अविनाश के बारे में जानने की उत्सुकता ने ही मुझे उकसाया था उस दिन, और परिणाम स्वरूप मैं उस दिन उससे कह ही बैठी, मेरे बारे में सब जानते हो, अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? क्या करोगी जानकर अनु? मेरे मम्मी पापा एक सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए थे। तब मैं बहुत छोटा था, मुझे तो उनकी सूरत तक याद नहीं। उसके बाद चाची चाचा ने सहारा देकर बड़ा किया, पर दोनों भी एक एक्सीडेंट में मारे गए। मेरी किस्मत ने मुझसे एक बार फिर दगा कर मुझे फिर से अनाथ कर दिया। पहले से ही अकेला था और भी अकेला हो गया दुनिया में। पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम ट्यूशन कर रहा हूं। दुख की रेखाएं अविनाश के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन मुझे अपना दुख उसके दुख के सामने छोटा लगने लगा, पर जैसे जैसे मेरा मन उसके प्रति उद्विग्न होने लगा था, अभय की छाप मेरे मन से धुंधली होती चली जाती थी। पर इसके साथ ही मन में एक अपराध बोध की भावना भी जन्म ले चुकी थी। मन में बस यही विचार चला करता, क्या मैं जो कर रही हूं या जो हो रहा है आजकल वो ठीक है? क्या समझेंगे मेरे बारे में मेरे परिवार वाले, सास ससुर? कभी कभी कुंठा से घिर जाती मैं। कैसी जिंदगी है मेरी, ना मैं विधवा हूं ना तो सदवा हूं। परित्यागता शब्द भी तो नहीं जुड़ा है मेरे नाम के साथ। ऐसे ही विचारों के साथ खुद से लड़ती एक दिन मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई। घर में उस दिन कोई नहीं था, सब लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। मैंने सिर दर्द का कहकर जाने से मना कर दिया था, तो माँ जी मुझसे सिर दर्द की दवा खाकर आराम करने को कहकर चली गई। आज मैं बिल्कुल अकेली थी और निराश भी। अभय का परिवार, अविनाश का प्यार, मकड़ी के जाले में फंस गई हूं मैं।
जैसे रुलाई फूट पड़ी। सामने नींद की गोलियों की शीशी रखी थी। माँ लेती थी कभी कभी जब उनको नींद नहीं आती थी। पानी के लिए किचन की ओर मुड़ी कि दरवाजे की बेल बज उठी। मुंह पर पानी के छींटे मार अपने आप को सहेजा। दरवाजा खोला तो देखा सामने अविनाश खड़े थे। मेरा चेहरा देखकर वो बिन बताए ही सब समझ गए। मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोले, अनु, यूं रो रो कर अपनी जिंदगी जाया ना करो। रोने से दुख कम नहीं हो जाते। मेरे लड़खड़ाते कदमों को उसने अपनी बलिष्ठ बाहों का सहारा देकर थाम लिया था मुझे। मैं अचकचा गई। घर में मैं अकेली। इस पर अविनाश मेरे सम्मुख खड़े थे। मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं फफक फफक कर रो पड़ी। थक गई हूँ जीवन से मैं। छोटी सी उम्र में सब कुछ देख परख चुकी हूँ। दुनिया में कोई किसी का नहीं। सोचती हूँ नींद की ढेरों गोलियां लेकर सो जाऊं गहरी नींद में, पर जाने क्यों साहस नहीं जुटा पाई। मैंने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। पुरुष की बलिष्ठ बाहों में सुकून पा रही थी मैं। पर किसके लिए अनु? वाह, जो तुम्हें नहीं मिला उसके लिए। पर क्या जो तुम्हें मिला उसका सम्मान किया है तुमने? उसने मेरी आंखों में झांका। गरम सांसों की तेज रफ्तार सब कुछ समेट लेना चाहती थी। आंचल सीने से ढलक गया। प्रिय का मादक स्पर्श पोर पोर में सुधा बनकर घुल रहा था। मानो सारे बंधन टूट जाते आज। पर उसने अपने आप पर काबू किया। जिससे प्यार किया हो उसके शरीर को बिना अधिकार के स्पर्श करना अविनाश के आदर्शों से परे था। सो अमृत से अमूल्य उन छड़ों की गिरफ्त से आजाद किया उसने अपने आप को। चलो तुम्हें आज बढ़िया सी कॉफी पिलाता हूँ। रसोई घर किधर है अनु? और रसोई की ओर चल पड़े थे हम दोनों। काफी देर से रोते रहने से मेरा जी अब काफी हल्का हो गया था। सारा आवेग आंसुओं के साथ बह गया। मैं साड़ी ठीक करके खड़ी हुई तो देखा अविनाश खड़े थे कॉफी के साथ। उसने सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, अनु, मुझसे शादी करोगी? क्या ये सब छोड़कर चल सकोगी मेरे साथ एक सीधी सादी जिंदगी जीने के लिए? कॉफी सिप सिप करते उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा। सोच लो अनु, सोच कर बताना। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। यह कहकर अविनाश चला गया क्योंकि सबके आने का वक्त हो गया था। मैं काम में लग गई पर विचारों में द्वंद्व जारी था। हाँ, मैं अविनाश से करूंगी शादी। सुकून भरे 4 लम्हे दुखदाई लंबी रातों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। सास ससुर भी उसके अकेलेपन के लिए चिंतित रहते हैं। आदि बड़ा हो रहा है। शादी होते ही उसकी पत्नी सब कुछ संभाल लेगी। पर मैं इन सब के बारे में क्यों सोच रही हूँ? अभय से कोई रिश्ता नहीं, फिर उसके परिवार वालों के बारे में क्यों सोचूं मैं? मेरे मन में यह सब सवाल उठ उठ कर मेरे मन को परेशान कर रहे थे। मैंने मम्मी पापा से इस बारे में बात करने का फैसला किया। मैंने सोच लिया था कि अगर मम्मी पापा भी मेरे इस फैसले के खिलाफ हुए तो मैं सबको छोड़कर सदा के लिए अविनाश का हाथ थाम लूंगी। इसके बाद मैं अपनी सोच को विराम देकर सो गई थी। सुबह उठी तो सिर थोड़ा भारी था। सूरज सिर पर चढ़ गया था।
पर बदन बिस्तर छोड़ने को तैयार ना था। तभी माँ की खुशी में सराबोर चीख सुनाई पड़ी, अनु, अभय वापस आ रहा है। अब तेरे विरह वेदना के दिन बीत गए। परसों 9:30 की फ्लाइट है। परसों 9:30 की फ्लाइट से हमेशा के लिए। माँ ने खुशी के आवेग में मुझे अपने सीने से लगा लिया, पर मैं अचकचा गई। ये कैसा न्याय है तेरा ईश्वर? इतने लंबे अरसे से परित्यक्ता किसी जिंदगी गुजारने के बाद बाहर आने वाली थी, ऐसे में अभय का आना। घर का तो जैसे समा ही बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को कोई शिकायत ही ना हो अभय से। पूरे घर की सफाई हो रही थी। खाने की लिस्ट में अभय की मनपसंद सब्जियां। टेलीफोन से सारे खानदान को सूचना देकर पार्टी का प्रोग्राम। सब कुछ मुझसे बिना पूछे कुछ ही घंटों में तय हो गया था। सास ससुर तो उम्र का तकाजा भी भूल गए थे। एक मैं ही थी जो जड़ हुई जा रही थी। क्यों लौट रहा है अभय? अब पता चला उसकी कंपनी पिट गई थी और कर्जे की मोटी रकम उसके सिर पर थी। ऐसे में मेरी को उसका साथ भला क्यों गंवा रहा हो? मेरी ने उसको छोड़ दिया था, इसलिए जनाब वापस आ रहे थे। मेरा मन हुआ कि मैं कहीं भाग जाऊं, पर कहाँ। सारे कामों के बीच मम्मी जी की हिदायतें मिल रही थी मुझे। बांध कर रखना बहू से अपने पल्लू में। अब की बार तो एक नन्हा मुन्ना दे दो उसे, ताकि मुंह में ऐसा पड़े कि सब कुछ भूल जाए और सारी उम्र तुम्हारे आगे पीछे लगा रहे। मेरा मन ग्लानि से भर उठा। अभय अभय, सब जगह अभय। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए मुझे मझधार में छोड़ गया। धोखे से शादी की और मेरी के साथ रहकर भी कुछ न मिला तो लौट रहा है। जीवन में जैसा उसने चाहा किया, पर मुझको किस बात की सजा दी? क्या मैं अभय को दोबारा पति का दर्जा दे सकूंगी? खासकर जब अविनाश की सादगी और प्रेम मेरे रोम रोम में बस चुका है। अभय की खुदगर्जी से मेरा तन मन घायल था। अंधेरे में जब अभय के हाथ मेरे बदन का स्पर्श करेंगे तो क्या वो लिजापन मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी? नहीं, मेरा मन विद्रोह पर उतर आया था। भारतीय मर्यादा तो पति के 100 खून भी माफ कर देती है। पति के घर डोली उतार गई तो उसी के घर से अर्थी उठे। स्त्री की दादी की सीख मेरे कानों में गूंजने लगी। ये त्याग, मर्यादा सब कुछ स्त्री पर थोपे हुए ढोंग है। आदर से थोप थोप कर देवी बना डालते हैं, पर इंसान के रूप में सही ढंग से जीने की इजाजत भी नहीं देते। समाज के नियम में अब कोई और समझौता नहीं कर पाऊंगी। मैं सदा के लिए तुम्हारे पास आ रही हूं अविनाश। मैंने फैसला कर लिया था। कुछ कपड़े सूटकेस में भर लिए। सारी रात बेचैनी में काट दी थी। सुबह से ही घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। मेरी मम्मी पापा भी आए थे। मैंने कमरे में ले जाकर जन्मदायिनी माँ को अपना फैसला सुना दिया। 2 खानदानों को तबाह न कर बेटी। पहले चली जाती तो कोई बात ना थी, पर अब तो खुशियां अपने आप चलकर आ रही हैं तेरे पास। माँ के वही पुराने वाक्य समझाने धमकाने के पैतरे शुरू हो गए, पर मैं अपने फैसले पर कायम थी। तभी अविनाश का फोन आया। अनु, पति वापस आ रहे हैं। तुम्हारे नया जीवन मुबारक हो तुम्हें। इतना स्वार्थी नहीं मैं कि अपने साथ तुम्हें कांटों में घसीट लूं।
उस घर में तुम्हारे लिए जो सुख सुविधाएं हैं, मैं तो उसकी आधी भी तुम्हें ना दे पाऊं। पर हाँ, इतना जरूर चाहूंगा कि जीवन के अंतिम पलों में जब सांसें साथ छोड़ रही हो, तो तुम मेरे सिराहने बैठी रहो। तुम निश्चिंत होकर अपने नए जीवन में कदम रखो। अभय की भूलों को मन से भुलाने की कोशिश करना, और साथ में मुझे भी। पिछली बातें भूलोगी तभी तुम जीवन में खुश रह पाओगी। यह सब कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आवाज का भीगापन मैं अपने अंदर महसूस कर रही थी। मेरा दिल एक बार फिर से टूट रहा था और मेरी आंखें भी सावन की तरह बरस रही थी। उसके बाद से आज तक वह मुझसे कभी नहीं मिला, ना कभी फोन ही किया, और आज एक लंबे अरसे के बाद उसका ऐसा खत आया जिसने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया। हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए।